नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। घंटी बजाओ में बात पंजाब की पॉलिटिक्स की, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वाला दांव चला है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वही वादा कर रहे हैं जिसे वो पूरा कर दिल्ली की जनता का दिल जीत चुके हैं, फ्री बिजली का वादा। जी हां, लेकिन घंटी बजाओ में सवाल यह है कि ठीक चुनावों से पहले फ्री वाली पॉलिटिक्स क्या जनता को मुफ्तखोर नहीं बना रही? और उससे भी बड़ा सवाल, मुफ्तखोरी का ये बोझ किस पर पड़ता है? जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब ये जो मैंने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। कुछ इस तरह आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एजेंडा सेट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सही सुना आपने, दिल्ली से 100 यूनिट ज्यादा, 300 यूनिट। ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल के इस फ्री बिजली के दिल्ली कनेक्शन और सरकार पर पड़ने वाले राजस्व पर घंटी बजाएं। उससे पहले देखिए केजरीवाल का फ्री बिजली का चुनावी सिक्सर। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लोग भले ही मुफ्त की राजनीति का नाम दे, लेकिन ये भी सच है कि उनके इसी फ्री बिजली और पानी के मुद्दे ने उन्हें लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के वादे को केजरीवाल ने अपनी सरकार की गारंटी बना दिया। राष्ट्रीय मुद्दों की जगह अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया और शायद यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के क्लीन स्वीप के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगा ही ली। केजरीवाल ने पंजाब में ठीक चुनाव से पहले वही दाव चला जो दिल्ली में 2 बार हिट होते देख चुके हैं। सुनिए कैसे अपने 300 यूनिट तक फ्री बिजली के वादे को केजरीवाल बड़ी होशियारी से पंजाब के लोगों के सम्मान से जोड़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। जितने पुराने बिल हैं, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं, सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। यही नहीं, केजरीवाल ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा वादा किया 24 घंटे बिजली देने का, ईमानदारी से ये मानते हुए कि ये रातों रात नहीं होने वाला। अब ये जो मैंने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि जी कितने दिन में पूरे कर? उनके वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे।
लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। केजरीवाल ने पंजाब में सबसे बड़े ऐलान से खलबली मचाई तो सियासी वार करने के लिए अकाली दल सामने आई। दिल्ली दा फ्लॉप मॉडल, फेल मॉडल, ठगी वाला मॉडल ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ केजरीवाल साहब ने की थी। चुनावी वार पलटवार से इतर केजरीवाल जिस दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं उसे राजस्व के पैमाने पर आंकें तो आंकड़ा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली सरकार को बिजली की सब्सिडी पर साल 2014 से 15 में 291 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च करने पड़े। वहीं 2015-16 में दिल्ली सरकार को ये सब्सिडी पड़ी 1442 करोड़ 76 लाख में। साल 2016-17 में 1577 करोड़ 94 लाख, साल 2017-18 में 1676 करोड़ 70 लाख, साल 2018-19 में 1699 करोड़ 2 लाख और साल 2019 से साल 2020 के बीच 2405 करोड़ 5 लाख। वहीं साल 2020 से अब तक का यह आंकड़ा 1253 करोड़ 91 लाख होता है। यानी सरकार ने कुल 10,348 करोड़ 13 लाख केवल बिजली सब्सिडी में खर्च कर दिए, वो भी मात्र 6.5 साल में। हमने आंकड़े इसीलिए आपके आगे रखे ताकि आप समझें कि ये पैसा वहां लगता जहां उसे लगना था तो बड़े बदलाव कैसे ला सकता था। राज्य सरकार की मंशा सत्ता में बने रहने की है और लोग इस बात से खुश होते हैं, खासकर गरीब तबका जो कि वोटर भी ज्यादा होते हैं। अगर वो खुश होता है तो राज्य सरकार को उसमें कोई एतराज नहीं होता। अगर आपको एक तरफ जनता का फायदा हो रहा है, एक तरफ पार्टी को सत्ता में बने रहने का लाभ मिल रहा है, तो दोनों तरफ से फायदा दिख जाता है। पर इसमें देखना यह होता है कि जब आप किसी भी राज्य की जनता को कुछ मुफ्त संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं तो ये ना हो कि एक संसाधन तो उपलब्ध करा दिया पर उसके बदले में दूसरा कोई संसाधन आपके लिए महंगा हो गया या अनुपलब्ध हो गया या किसी और तबके को उसकी दिक्कत खड़ी हो गई। ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या ये माना जाए कि फ्री वाली पॉलिटिक्स में एक राजनेता के तौर पर केजरीवाल और उनकी पार्टी तो फायदे में रही, लेकिन दिल्ली का आम निवासी नुकसान में। वैसे ये किसने कहा कि दिल्ली में सभी चुनावी वादे पूरे हो गए हैं? दिल्ली में फ्री बिजली के साथ फ्री पानी के केजरीवाल के वादे की धज्जियां उड़ाती आज की ही ये 2 तस्वीरें देखिए। दिल्ली के चाणक्यपुरी और चिल्ला गांव की आज सुबह की ये तस्वीर केजरीवाल के अधूरे वादे की दास्तान नहीं तो और क्या है। कोरोना काल में बिना मास्क और सामाजिक दूरी के एक बाल्टी पानी के लिए जद्दोजहद करते ये दिल्ली के लोग हैं जो ठीक 2 महीने पहले मेडिकल ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे। याददाश्त थोड़ी और दुरुस्त करें तो साल 2015 के 25 जून को दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने यमुना जी को पिकनिक बनाने लायक साफ करने का वादा किया था, जिसे साल 2020 में केजरीवाल ने डुबकी लगाने लायक बनाने का वादा कर आगे बढ़ाया। अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें। तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन उन्होंने एक नया बहाना बना दिया। क्या है ये बहाना, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। देशमुख के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। 100 करोड़ रुपए वसूली के केस में इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज इन्हें ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन देशमुख फिर नहीं गए। उल्टा ईडी को चिट्ठी लिखकर पूछताछ के लिए शर्तों की लिस्ट थमा दी। देशमुख ने चिट्ठी में लिखा,
आज ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने में मैं असमर्थ हूँ। मेरी उम्र 72 साल है और कई तरह की बीमारियों से मैं ग्रस्त हूँ। मैं पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कोविड होने का डर है। मेरा जवाब ऑनलाइन ही रिकॉर्ड करें, लेकिन उससे पहले मुझे जांच से संबंधित सवालों की कॉपी भिजवा दी जाए ताकि मैं बेहतर जवाब दे सकूं। ईडी के सवालों का सामना करने के लिए देशमुख कोरोना का बहाना भले बना लें, लेकिन इसी महीने की देशमुख की तस्वीरें सामने आई हैं जो उनकी पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें 10 दिन पहले यानी 19 जून की हैं, जब देशमुख अपनी पार्टी एनसीपी के कार्यक्रम के लिए नागपुर पहुंचे थे। इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि देशमुख को कोरोना का कोई डर होगा। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, देशमुख के बगल में खड़े शख्स ने तो मास्क तक नहीं लगाया। खैर जो भी हो, देशमुख आज ईडी के सामने पेश तो नहीं हुए, लेकिन इनके बदले वकील ने जरूर ईडी दफ्तर पहुंचकर देशमुख का पक्ष रखा। निवेदन स्वीकार लिया है और हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे पूरे, और डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आने के बाद में हम ईडी के सामने हाजिर होकर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। हम ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और हम कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी कोऑपरेट करेंगे। और कितना दिन का समय मांगा है? हमने 7 दिन मांगा है। हमने 7 दिन मांगा है। बराबर। तो उसके 7 दिन के बाद देशमुख साहब मतलब सामने ईडी के सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मतलब पूरा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल आएंगे। अनिल देशमुख का ये संकट तब शुरू हुआ जब फरवरी के महीने में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो मिली और फिर उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या हो गई। उस वक्त अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। इस केस में एपीआई सचिन वाजे के पकड़े जाने के बाद उद्धव सरकार भारी दबाव में आ गई। अनिल देशमुख को न चाहते हुए भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाना पड़ा, लेकिन यहीं से बात बिगड़ गई। कुछ दिन बाद ही परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा दिया। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे और उनके सहयोगियों को मुंबई के बियर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही करने का टारगेट दिया। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब ईडी दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय ने 25 तारीख को अनिल देशमुख और उनके ठिकानों पर, साथ ही साथ उनके संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान अनिल देशमुख से पूछताछ भी किया था और शनिवार के दिन अनिल देशमुख को ईडी दफ्तर आने के लिए कहा था, लेकिन शनिवार के दिन अनिल देशमुख ईडी दफ्तर नहीं आए और उन्होंने पहले सम्मन का पालन नहीं किया और ईडी से समय मांगा था, जिसके बाद आज ईडी ने 11 बजे का समय दिया था कि वो ईडी दफ्तर आएं और अपना बयान दर्ज कराएं, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। वसूली कांड में अब तक ईडी 2 बार अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी को 20 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का ट्रेल भी मिला है। इसलिए अनिल देशमुख के लिए अब सवालों से बचना मुश्किल है। अगर देशमुख ऐसे ही कोरोना के बहाने बनाते रहे तो आने वाले वक्त में इनके साथ सख्ती भी हो सकती है। हमारी आपसे यही अपील कि कोरोना का आंकड़ा जरूर कम हो रहा है, लेकिन आपको पूरी एहतियात बरतनी है, मास्क जरूर लगाना है, तीसरी लहर को रोकना है। तो घंटी बजाओ में आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।